equation of alternating EMF क्या होता है पता है? E is equal to E naught sin ओमेगा टी, यही होता है ना? ओके, यस सर। इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। और इक्वेशन ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, इक्वेशन ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, ये क्या था? I is equal to I naught sin ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 ना, ये प्रूव किया था मैंने लास्ट क्लास में। ओके, यस सर। तो अब देखो दोनों इक्वेशन से क्या पता चलता है? देन फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, from equation 1 and equation 2, तो हमें यहाँ पे निकालना है फेज डिफरेंस। फेज डिफरेंस, देन फेज डिफरेंस phi is equal to phase of current माइनस फेज ऑफ EMF। ओके, करंट के फेज में से EMF के फेज को माइनस कर देंगे, ठीक है। तो बताओ करंट का फेज क्या है? करंट का फेज, फेज का मतलब समझ रही हो ना? फेज का मतलब एंगल। बताओ करंट का जो इक्वेशन है उसमें एंगल यस सर। क्या दिया है? करंट के इक्वेशन में हाँ, एंगल वही साइन साइन। का एंगल, साइन का एंगल क्या दिया? थीटा कहाँ लिखा है? अरे भाई सिर्फ साइन साइन का ही तो एंगल दिया कुछ है। लिखा है ना, क्या लिखा है? साइन का एंगल आई नॉट भाई ये साइन WT ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, ओके, दिस इज ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, दिस इज द फेज ऑफ करंट। तो ये जो करंट का जो एंगल है ना, ये जो ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 दिया हुआ है, इसी को फेज बोला जाता है। दिस एंगल इज नोन एज फेज। अब बताओ EMF का फेज क्या दिया है? व्हाट इज द फेज ऑफ EMF? EMF का फेज आई नॉट नहीं, सॉरी ई नॉट हाँ, तो क्या दिया साइन बताओ? ओमेगा टी। फिर वही तुम बता रहे ई अरे भाई EMF का फेज, EMF का जो इक्वेशन है ओमेगा टी, हाँ ओमेगा टी। फेज का, अब तुम E नॉट बोल रहे हो, E तो नॉट बोला कहाँ तो से आ इससे जाएगा? पहले ई नॉट। केवल ओमेगा टी अच्छा लेते ई हैं ना। नॉट वाले सिर्फ ओमेगा ओमेगा टी। टी जो एंगल जो है, दिस इज नोन एज ए फेज। ओमेगा टी जो है ये एंगल है, एंड दिस एंगल इज नोन एज फेज। ओके सर। अब देखो, ओके सर। तो बताओ प्लस ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी कैंसिल, तो बताओ क्या बचा? यस सर। फाई इज इक्वल पाई टू बाई 2 बचा। प्लस पाई बाई 2, फाई इज इक्वल टू प्लस पाई बाई 2, ओके। यस सर। अब देखो, अब इससे तुम्हें क्या प्रूव होता है? इससे ये प्रूव होता है का AC करंट लीड with respect to alternating EMF
alternating EMF. How much phase? How much phase AC current lead? Can you tell me? कितने फेज से लीड कर रहा है करंट जो है? अभी मैंने प्रूव किया ना, देखो सामने लिखा हुआ है। हाँ, π/2 प्लस दिया हुआ है ना, प्लस में दिया हुआ है, तो प्लस में दिया हुआ है तो इसका मतलब कि ये लीड कर रहा है, एसी करंट लीड कर रहा है। अगर -π/2 होता तो इट मींस एसी करंट लैग्स बिहाइंड, बट यहाँ +π/2 है तो इट मींस दैट करंट एसी करंट लीड विथ रिस्पेक्ट टू अल्टरनेटिंग ईएमएफ। ओके, तो एग्जाम में देखो ये तुमसे पूछ सकता है, ये पूछा जाता है, हाउ मच फेज डिफरेंस एसी करंट लीड विथ रिस्पेक्ट टू अल्टरनेटिंग ईएमएफ, तो बता देना +π/2। ओके, +π/2 +π/2। ओके ओके, ठीक है। अब देखो, नाउ वी ड्रॉ द फेजर डायग्राम। तो देखो फेजर डायग्राम कैसे ड्रॉ करेंगे? फेजर डायग्राम, ठीक है। Yes, sir. फेजर डायग्राम मैंने पिछली क्लास में बताया था ना। Yes, sir. बीच क्या में होता है बताओ? लाइन ड्रॉ किए थे, उसके बाद फिर एक्स वाई प्लेन होता है। W ओमेगा T एंगल हो गया और फिर E तक जाता है हाँ, वो। तो फेजर डायग्राम में किसको रिप्रेजेंट करते हैं? यू नो, आई और ओमेगा T एंगल। नहीं, वो एंगल तो करता ही है, लेकिन वो एंगल जो है, कौन कौन सा E वेक्टर इस एंगल को रिप्रेजेंट करता है? ईएमएफ और करंट। फर्स्ट वी ड्रॉ द अल्टरनेटिंग ईएमएफ। दिस इज द अल्टरनेटिंग ईएमएफ। ओके, और बताओ अल्टरनेटिंग ईएमएफ का फेज कितना था, एंगल कितना था? हाउ मच? ओमेगा टी, करेक्ट। अब बताओ, तो ये किसका था? दिस इज फॉर, दिस इज ईएमएफ ना, दिस इज ईएमएफ। और बताओ अब हम किसको ड्रॉ करेंगे? एसी करंट को। Yes, एसी sir. करंट कितना लीड कर रहा है? हाउ मच? कितना लीड कर रहा है? AC करंट I हाँ, कितना लीड कर रहा है? हाउ मच फेज डिफरेंस? हाउ मच हाँ, 2 करेक्ट। एसी करंट +π/2 लीड कर रहा है, तो बताओ +π/2 है तो एसी करंट को क्लॉकवाइज ड्रॉ करेंगे कि एंटी क्लॉकवाइज? एंगल अगर पॉजिटिव होता है तो एंगल क्या होता है? क्लॉकवाइज। गलत, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी हाँ, क्लॉकवाइज। अगर एंगल पॉजिटिव होता है तो हमेशा एंटी क्लॉकवाइज लेते हैं। तो ईएमएफ के रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू अल्टरनेटिंग ईएमएफ, इट इज एंटी क्लॉकवाइज। एंटी तो देखो इसको क्लॉकवाइज। मैंने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में दिखाया है। एंड दिस इज द फेज +π/2। ये देखो ये 90 डिग्री है ना, दिस इज 90 डिग्री। यस सर। तो ये 90 डिग्री है, तो इट मींस इट लीड्स विथ फेज डिफरेंस +π/2। ओके, इज इट क्लियर? तो ये वाला जो रोटेटिंग यस वेक्टर सर। है, दिस रोटेटिंग वेक्टर इज रिप्रेजेंट द करंट। ये देखो, ये करंट हो गया और ये तुम्हारा हो गया ईएमएफ। ओके, आगे समझ में? ओके, तो ये तो था यस सर। फेजर डायग्राम। दिस इज द फेजर डायग्राम ऑफ अ कैपेसिटिव सर्किट। अब देखो, इसमें देखो मैंने तुमको टर्म्स बताया था, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। देखो कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या होता है? कैपेसिटिव रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस एंड इट इज रिप्रेजेंट एज XC। इसको XC से रिप्रेजेंट किया जाता है कैपेसिटिव रिएक्टेंस को। ओके,
It is the type of resistance. It is the type of resistance which oppose the flow of AC current which oppose the flow of AC current in capacitive circuit. In capacitive circuit, okay. तो इसको XC से रिप्रेजेंट किया जाता है. दिस इज XC और XC इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन ओमेगा सी. XC का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन ओमेगा सी, ओके. यस सर. तो ये कैपेसिटिव रिएक्टेंस का फॉर्मूला है, याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है. और ओमेगा का फॉर्मूला क्या होता है? व्हाट इज फॉर्मूला ऑफ ओमेगा? कैन यू टेल मी? ओमेगा, व्हाट इज ओमेगा? ओमेगा डी बाय dt by नो d by dt. नो, दिस इज 2 पाई f. 2 पाई f और यहाँ पे f का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी. यहाँ पे f का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी, ठीक है. तो अगर पूछा जाए व्हाट इज f, यस सर. तो बता देना f इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी, ठीक है. तो देखो, और बताओ एसी करंट के लिए फ्रीक्वेंसी कितना होता है? हाउ मच फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी करंट? कैन यू टेल मी? हाउ मच फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी करंट? ये हम लोग जो डेली लाइफ में जो करंट जो यूज कर रहे हैं, कौन सा करंट है? एसी एसी करंट. करंट, ओके. तुमने कभी मोबाइल, टीवी, फ्रिज, एसी इन सब में देखा होगा कि हमेशा पीछे जो है उन सब का एक फ्रीक्वेंसी लिखा रहता है. अगर तुमने कभी ध्यान नहीं दिया है तो एक बार मोबाइल का एडॉप्टर देखना. अभी तुम्हारे कहीं आसपास कहीं मोबाइल का एडॉप्टर रखा हुआ है? यस तो सर. उसमें देखो, उसमें कितना फ्रीक्वेंसी लिखा हुआ है. फ्रीक्वेंसी. तो उसमें देखा लिखा होगा. जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होते हैं, जितने भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस होते हैं, सब में फ्रीक्वेंसी लिखा रहता है. इनपुट आउटपुट लिखा है. फ्रीक्वेंसी भी लिखा होगा, ध्यान से देखो. हर्ट्ज होता है ना. 50/60. 50, यस करेक्ट, लिखा है ना. यस सर. 50 हर्ट्ज. तो एसी करंट की जो फ्रीक्वेंसी जो होती है, दिस इज 50 हर्ट्ज. तो ये जो एफ का जो वैल्यू जो होगा, दिस इज 50 हर्ट्ज. ये इंडिया के लिए फिक्स है. इंडिया में तुम्हारा ये स्टैंडर्ड फ्रीक्वेंसी है, दिस इज 50 हर्ट्ज. ठीक है. अलग अलग कंट्री में अलग अलग होता है. अमेरिका में जाओगे तो अमेरिका में अलग है, इंडिया में अलग है. इंडिया में 50 हर्ट्ज है. यही रीजन है कि अगर इंडिया का जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस अगर हम अमेरिका में अगर यूज करेंगे तो वो वहां पे काम नहीं करेगा, क्योंकि वहां की फ्रीक्वेंसी अलग है. वहां पे जो भी एसी करंट फ्लो हो रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी अलग है, ओके. और सपोज मान लो एग्जाम में अगर फ्रीक्वेंसी नहीं दिया होगा तो याद रखना, इसको पुट कर देना 50 हर्ट्ज. फॉरेन में जो अडेप्टर्स यूज होते हैं वो अलग हाँ, अडेप्टर्स यूज होते वो हैं, जैसे इंडिया, इंडिया के हाँ कंपैरिजन वो में. काम नहीं हो. इंडिया का जो, इंडिया वाले अडेप्टर्स काम हाँ नहीं होते हैं. इंडिया में जो होता है वो यूज नहीं हो पाता है. इंडिया का जो भी मतलब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, यस सर. ठीक है. फोनों का चार्ज नहीं हो पाता है इसलिए हाँ, adapters use क्योंकि उन लोग का जो फ्रीक्वेंसी जो है वो अलग है, अच्छा. ओके. तो अगर पूछा जाए कि व्हाट इज द स्टैंडर्ड फ्रीक्वेंसी इन इंडिया, तो बता देना 50 हर्ट्ज फॉर एसी करंट, ओके. चलो ठीक. अब देखो, अब जरा ये जो मैंने जो फॉर्मूला लिखा है, एक्सी इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई एफ इंटू सी. अब इस फॉर्मूले को तुम जरा ध्यान से देखो. ये जो एक्सी जो है, दिस इज एक्सी. ये तुम देखो, ये एफ के
एफ के ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो बताओ अगर एफ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो ग्राफ कैसा होगा? व्हाट इज द नेचर ऑफ ग्राफ? स्ट्रेट लाइन या कर्व्ड? स्ट्रेट। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, बिल्कुल श्योर होके बताना, अंदाजा बिल्कुल नहीं। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो स्ट्रेट ही ना होगा। आइडिया नहीं इनवर्सली है। प्रोपोर्शनल अगर होता है तो ग्राफ हमेशा कर्व्ड होता है, ठीक है? अच्छा। ग्राफ इज कर्व्ड। ये याद रखो, ये सब देखो बहुत छोटी छोटी चीज है, सब पढ़ाया जाता है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो कर्व्ड होगा। वाई एक्सिस पे क्या ले रहे हैं? एक्सी। और एक्स एक्सिस पे क्या ले रहे हैं? एफ। तो ये एफ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल? वो प्रोपोर्शनल है बट Inversely proportional. This is inversely proportional. What is the meaning of inversely proportional? Inversely proportional का मतलब ये होता है कि अगर f का वैल्यू अगर इंक्रीज हो रहा है then capacitive reactance decrease. If frequency increases then capacitive reactance decreases. Okay? हाँ, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल में क्या होता है कि जैसे अगर एक क्वांटिटी अगर बढ़ रहा है तो दूसरा क्वांटिटी घटेगा। अब जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे f इंक्रीज हो रहा है, ये देख रहे हो f तुम्हारा इंक्रीज हो रहा है, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रहा है, तो xc की वैल्यू जो हो रही है वो घट रही है। ये देखो xc तुम्हारा जो है ये घट रहा है। ओके, इज इट क्लियर? ओके, चलो ठीक है। अब देखो, तो अब इसके बाद अगला टॉपिक है वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर। इसी में ही है, ठीक है? ये जो भी हम बता रहे हैं ये सब कैपेसिटर में ही है। वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर। voltage across the capacitor and this is VC and VC is equal to होता है IXC। ओके, तो अगर मान लो कैपेसिटर के अक्रॉस अगर वोल्टेज पूछा जाएगा बता देना, तो VC is equal to IXC। ओके, is it clear? Yes sir. Okay, the unit of XC is ohm। unit of XC, unit of XC is ohm। रेसिस्टेंस है ना, तो रेसिस्टेंस है तो इसकी यूनिट क्या होगी? ओम। ओके, Yes sir. एक्सी का यूनिट क्या होता है? ओम। आगे समझ में? Yes sir. ओके, तो ये तो था, दिस इज अबाउट द कैपेसिटिव सर्किट। अब देखो, इसके बाद अगला आता है, ये भी देखो सर्किट ही है, ठीक है? टोटल तुमको देखो यहाँ पे टोटल 5 सर्किट्स तुम लोग को पढ़ना है, ठीक है? 5। तो अभी कितना हुआ है? अभी 2 हुआ है ना? नहीं सॉरी, 5 नहीं, 6 पढ़ना है, तो 2 हुआ है। अब देखो तीसरा, AC सर्किट कंटेनिंग। सर पहला ये था कैपेसिटिव सर्किट। पहला रेसिस्टिव था, रेसिस्टिव। अच्छा, रेजिस्टिव। ठीक है, हाँ। पहला रेसिस्टिव था, दूसरा कैपेसिटिव, और ये तुम्हारा है इंडक्टिव। अच्छा, AC सर्किट कंटेनिंग ओनली इंडक्टेंस, ओनली इंडक्टेंस। इंडक्टेंस का क्या मतलब होता है? व्हाट इज द इंडक्टेंस? दिस इज L। L। हाँ, एंड दिस इज आल्सो नोन एज इंडक्टिव सर्किट। दिस इज आल्सो नोन एज इंडक्टिव circuit and this is also the type of AC circuit। this is also the type of AC circuit। okay, अब देखो, first of all we draw the circuit। सबसे पहले हम लोग सर्किट ड्रॉ करेंगे, ठीक है?
this is the coil, and you know that this coil is known as self inductance. Okay. Inductance. And this is connected with the AC source. This is connected with the AC source. ठीक है. ये AC source है. ठीक है. This is the AC source. This is the symbol of AC source. अब बताओ इसका EMF क्या होगा? What is EMF? E is equal to E naught Sin omega t. sin omega t. Okay. And this is the flow of current I. ठीक है. ये I Yes, करंट sir. इसमें फ्लो हो रहा है. अब देखो इक्वेशन ऑफ अल्टरनेटिंग EMF. Equation of alternating EMF. What is equation? E is equal to E naught E naught sin omega t. sin omega t. Okay. Hmm. E is equal to E naught sin omega t. This is the equation number 1. ठीक है. अब देखो, अब हम लोग को करंट का इक्वेशन निकालना है. जैसे पिछली बार मैंने निकाला था ना करंट का इक्वेशन. क्यों? तो उसी तरह से AC करंट का इक्वेशन निकालना है. और फिर उसके बाद क्या करेंगे? फेज डिफरेंस. और फिर उसके बाद फेजर डायग्राम. ओके. Yes, sir. ठीक. तो सबसे पहले AC करंट का इक्वेशन निकालेंगे. देखो कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखना. तो देखो, you know that for inductive circuit induced EMF का फॉर्मूला पता है ना? Induced EMF. सेल्फ इंडक्टेंस के लिए मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड EMF क्या होता है? E is equal to L DI upon DT. यही होता है ना? इंड्यूस्ड EMF का फॉर्मूला है E is equal to L DI upon DT. Then putting this formula, we getting E is equal to L DI upon DT. Okay. इक्वेशन नंबर 2. ये हम लोगों ने पढ़ा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में. दिस इज द फॉर्मूला इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. ठीक. अब देखो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2. फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 हमें क्या निकालना है? हम लोग को यहाँ पे AC करंट का इक्वेशन फाइंड आउट करना है. इक्वेशन ऑफ AC करंट. ओके. Current. Yes, sir. तो therefore L DI upon DT and this is equal to E naught sin omega t. तो देखो DI is equal to हो जाएगा E naught by L sin omega t into dt. इंटीग्रेटिंग बोथ साइड. दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो. ठीक है. इंटीग्रेटिंग बोथ साइड. तो बताओ इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पे इंटीग्रेट किसको करेंगे? DI को. और बताओ यहाँ पे इंटीग्रेट करेंगे साइन ओमेगा टी ना. Yes, sir. ठीक. अब बताओ DI का इंटीग्रेशन क्या होगा? व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ DI? व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ DI? Integration of DI. हम्म, I होगा. I होगा. करेक्ट. D हट जाएगा. और बताओ साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन क्या होगा? DT. साइन ओमेगा टी.
साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन होता है sin कॉस t कॉस ओमेगा अच्छा टी। cos omega t साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन होगा कॉस ओमेगा टी, ओके। cos omega t और इसको ओमेगा से डिवाइड कर देंगे, दिस इज डिवाइडेड बाय ओमेगा, ओके। इंटीग्रेशन का रूल होता है कि जो भी जैसे yes साइन ओमेगा टी दोगे, साइन ओमेगा टी में ओमेगा कांस्टेंट है, तो जो भी कांस्टेंट है उससे डिवाइड कर देंगे, ठीक है। हम्म तो आई इज इक्वल टू आ जाएगा ई नॉट अपॉन ओमेगा इंटू एल, एंड दिस इज इंटू कॉस ओमेगा टी। अब बताओ कॉस ओमेगा टी को साइन ओमेगा टी में चेंज करने के लिए क्या करेंगे? cos omega t को sin omega t में चेंज करने के लिए ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी हो ना हम्म क्लास 10th में? हाँ हाँ तो कॉस cos थीटा को साइन थीटा में कैसे चेंज करते हैं? कॉस ओमेगा टी है, 90 कॉस ओमेगा टी अगर है cos देन दिस इज cos by साइन cos by साइन पाई बाई टू माइनस थीटा होता है, तो ये पाई बाई टू माइनस ओमेगा टी। omega t कुछ याद आया? हम्म कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है साइन पाई बाई ये टू सब पूरा माइनस कन्वर्ट हो जाएगा थीटा। तो कॉस ओमेगा टी है तो साइन पाई बाई टू माइनस ओमेगा टी। देखो थीटा इसको साइन थीटा में क्यों चेंज कर रहे हैं? क्योंकि देखो जो भी वेव होता है, वेव का इक्वेशन हमेशा साइन थीटा के फॉर्म में लिखा जाता है। ओके इक्वेशन ऑफ वेव इज ऑलवेज इन फॉर्म ऑफ साइन थीटा, इसलिए कॉस थीटा में अगर रिजल्ट अगर आ रहा है तो उसको हम साइन थीटा में चेंज कर लेंगे, ठीक है। यस सर तो साइन ओमेगा टी है, सॉरी कॉस ओमेगा टी है, तो कॉस ओमेगा टी को साइन पाई बाई टू माइनस ओमेगा टी में चेंज कर देंगे, ठीक है। ठीक है ओके, अब देखो तो ये हो जाएगा। अब देखो ये ई नॉट बाई ओमेगा एल जो है, दिस ई नॉट बाई ओमेगा एल, तो ई नॉट बाई ओमेगा एल को हम लोग लिख देंगे ई नॉट बाई एक्सएल, एंड दिस इज इक्वल टू आई नॉट। ये जो ओमेगा इंटू एल है, दिस ओमेगा यस सर इंटू एल इज नोन एज एक्सएल, एक्सएल। और इस एक्सएल को बोला जाता है इंडक्टिव रिएक्टेंस, दिस इज नोन एज इंडक्टिव रिएक्टेंस, ओके। इंडक्टिव रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस, ओके यस सर ओके। ये सब याद रखना। जैसे एक्सी था ना, तो एक्सी क्या था? एक्सी तुम्हारा था कैपेसिटिव रिएक्टेंस, और एक्सएल अगर है तो इंडक्टिव रिएक्टेंस, ओके। ठीक है आगे समझ में? ओके, ये सब याद रखना है। एक्सएल एक्सी एक्सी एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए एक्सी एक्सी है एक्सी तो एक्सी का मतलब कैपेसिटिव रिएक्टेंस, और एक्सएल का कैपेसिटी मतलब इंडक्टिव रिएक्टेंस। तो ये हो जाएगा आई इज इक्वल टू ई नॉट बाई एक्सी, और कॉस ओके ओमेगा टी का क्या लिखेंगे? कॉस ओमेगा टी की जगह, और देखो cos omega t की जगह ये sin पाई बाई 2 माइनस ओमेगा हाँ, t और देखो एक चीज और, एक गलती और हो रहा है। साइन ओमेगा टी को जब इंटीग्रेट किया जाता है तो कॉस ओमेगा टी माइनस में होगा, तो यहाँ माइनस का साइन लगा देंगे। देखो यहाँ माइनस का साइन हम लगाना भूल गए, तो ये माइनस होगा, ठीक है। माइनस ई नॉट बाई एक्स सी, और अच्छा कॉस ओमेगा टी है तो क्या लिख देंगे? दिस इज साइन पाई बाई टू। ऊपर वाला भी तो ई नॉट माइनस में आ जाएगा माइनस ई नॉट बाई एल कहाँ पे? ऊपर हाँ वही ये सॉरी, कर हाँ दिए ठीक 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 ठीक, ये माइनस होगा, ठीक है। अब देखो, अब एक काम करना, ई नॉट बाई एक्स सी के जगह पुट कर देना आई नॉट, तो ये हो ठीक गया है माइनस आई नॉट साइन पाई बाई टू माइनस ओमेगा टी, ओके। यस और सर फिर इस नेगेटिव साइन से इंटू कर देना। तो बताओ नेगेटिव साइन से अगर इंटू करेंगे तो क्या आएगा? नेगेटिव ये जो नेगेटिव साइन है इसको साइन पाई बाई टू माइनस ओमेगा टी में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो साइन पाई बाई टू माइनस ओमेगा टी में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो देयर फोर आई इज इक्वल टू आ जाएगा आई नॉट, और ये हो जाएगा साइन, और ये माइनस ओमेगा टी है तो माइनस ओमेगा टी क्या हो जाएगा? प्लस ओमेगा टी। प्लस ओमेगा टी हाँ, और ये प्लस पाई बाई टू है तो ये हो जाएगा माइनस पाई बाई टू, पाई बाई 2 एंड दिस इज ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, पाई बाई 2 ओके। नेगेटिव साइन से इंटू करेंगे ना, तो नेगेटिव साइन यस से सर इंटू करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा,
and this is the equation of AC current for inductive circuit. This is the equation of AC current for inductive circuit. Okay, is it clear? Yes, sir. Okay. अब जरा ध्यान से देखो, यहाँ पाई बाई टू माइनस में है कि प्लस में है? पाई बाई टू माइनस प्लस में है, सॉरी माइनस में है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ माइनस में है। दिस इज द इक्वेशन ऑफ AC करंट। ओके, यस सर। तो इस इक्वेशन में पाई बाई टू माइनस में, it means that AC current lags behind. AC current lags behind with phase difference minus pi by 2. Okay, AC current lags behind with phase difference minus pi by 2 with respect to alternating EMF. आगे समझ में? तो यहाँ AC करंट लेग्स बिहाइंड है, फेज डिफरेंस माइनस में ना। देखो यहाँ पे फेज डिफरेंस निकाल के देख लो। जैसे सपोज मान लो हम फेज डिफरेंस निकालते हैं, ठीक है? ये देखो फेज डिफरेंस, तो फेज डिफरेंस का मतलब होता है फाई। तो बताओ फेज डिफरेंस निकालने के लिए क्या करते हैं? जो करंट का जो फेज होता है उसमें से EMF के फेज को माइनस करते हैं। तो बताओ करंट का फेज क्या है? व्हाट इज द फेज ऑफ करंट? ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। और EMF का फेज क्या था? व्हाट इज द फेज ऑफ EMF? EMF का फेज ओमेगा टी। ओके, तो देखो प्लस ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी कैंसिल हो गया, तो देखो फेज डिफरेंस कितना आ गया? दोनों माइनस ही तो है। क्या दोनों माइनस में? हाँ। तो फाई कितना आएगा? फाई तुम्हारा आएगा माइनस पाई बाई 2। फेज डिफरेंस इज माइनस पाई बाई 2। माइनस पाई बाई। तो माइनस पाई बाई 2 का क्या मतलब है? माइनस पाई बाई 2 का मतलब ये है कि AC करंट लैग्स बिहाइंड। AC करंट लैग्स बिहाइंड। ओके, यस, ठीक है। अब देखो, तो ये तो था फेज डिफरेंस। अब देखो, अब हम लोग को क्या करना है पता है? अगला स्टेप क्या है? कैसे क्या? अगला स्टेप क्या था? पिछले बार हम लोग क्या किए थे अगले स्टेप में? पिछले वाले में अगला स्टेप में ग्राफ बनाए थे, फेजर डायग्राम। हाँ सॉरी, फेजर डायग्राम। फेज डिफरेंस निकालने के बाद फेजर डायग्राम प्लॉट किया जाता है, ठीक है? ओके, सपोज दिस इज y एक्सिस and this is x axis. Okay, this is y and this is x. तो सबसे पहले हम लोग EMF को प्लॉट करेंगे। तो बताओ EMF का जो एंगल कितना था? EMF का एंगल ओमेगा टी था, करेक्ट। दिस इज ओमेगा टी। और बताओ AC करंट यहाँ पे क्या है? लेग्स बिहाइंड है ना? तो लेग्स बिहाइंड है, तो बताओ इसको क्लॉकवाइज दिखाएंगे कि एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज, करेक्ट। माइनस में होता है तो क्लॉकवाइज, और प्लस में होता है तो एंटी क्लॉकवाइज। तो ये देखो, ये तुम्हारा AC करंट हो गया, दिस इज I, और ये ऊपर वाला क्या है? E। और बताओ ये EMF के रिस्पेक्ट में कितना एंगल बना रहा है? माइनस पाई बाई 2। ये देखो, ये
90 डिग्री है। यस सर। ओके, हम्म तो यही हो गया, दिस इज द फेजर डायग्राम। फेजर डायग्राम में ईएमएफ और करंट को ड्रॉ किया जाता है विथ एंगल, विथ एंगल। ओके, हम्म ठीक। अब देखो, अब इसके बाद हम लोग को प्लॉट करना है ग्राफ। तो देखो ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी ड्रॉ द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। Suppose this is y-axis and this is x-axis. This is x and this is y. तो पहले हम लोग EMF को ड्रॉ करेंगे, अल्टरनेटिंग EMF। ये देखो, तो ये तुम्हारा अल्टरनेटिंग EMF हो गया ना। This is from 0 to t. This is Yes, from sir. 0 to t, and you know that this point is t by 2. ये वाला पॉइंट क्या है, दिस इज t by 2। ठीक है, अब हम लोग करंट को ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो देखो यस सर। AC करंट, तो बताओ AC करंट क्या है, लेग्स बिहाइंड है ना, लेग्स बिहाइंड। AC करंट का इक्वेशन क्या था, I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। अब हमें करंट का ओरिजिन निकालना है, तो करंट का ओरिजिन निकालने के लिए ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 को 0 मान लेंगे। ठीक है, ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 को 0 मान लेंगे। तो बताओ ओमेगा टी इज इक्वल टू हो जाएगा प्लस पाई बाई 2। ठीक है, हमें पता करना है कि मतलब एसी करंट किस पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है। तो एसी करंट किस पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है, उस पॉइंट को निकालने के लिए ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 को 0 कंसीडर किया जा रहा है। वी कंसीडर ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 इज इक्वल टू 0 टू फाइंड आउट द ओरिजिन ऑफ एसी करंट। देन यू नो दैट ओमेगा, ओमेगा का फॉर्मूला होता है 2 पाई अपॉन कैपिटल टी। ओमेगा का फॉर्मूला होता है 2 पाई अपॉन कैपिटल टी। अभी आप बताए 2 पाई एफ। 2 पाई एफ भी होता है और 2 पाई अपॉन कैपिटल टी भी होता है। यहाँ पे 1 अपॉन टी जो है 1 अपॉन टी एफ के इक्वल है। 1 अपॉन टी, हाँ एक मिनट, जरा एक फोन आ रहा है। इज ऑल्सो इक्वल टू द 2 पाई अपॉन कैपिटल टी, और यहाँ 1 अपॉन टी की जगह एफ रखेंगे तो ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ आ जाएगा। ओके, 1 अपॉन टी की जगह एफ रखेंगे तो ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखो ओमेगा की जगह क्या लेंगे, 2 पाई अपॉन कैपिटल टी इंटू स्मॉल टी, दिस इज इक्वल टू पाई बाई 2। तो बताओ पाई से पाई कैंसिल, तो स्मॉल टी कितना आएगा, दिस इज कैपिटल टी अपॉन 4। तो स्मॉल टी की वैल्यू आएगी कैपिटल टी अपॉन 4। ओके, तो इसका मतलब ये हुआ कि एसी करंट किस पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है, फ्रॉम विच पॉइंट, टी बाई 4। टी बाई 4, करेक्ट। देखो ये वाला पॉइंट जो है दिस इज टी बाई 4, और ये करंट इस पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है। ये देखो, सॉरी थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, ये ऐसे जाएगा। ठीक है, एंड दिस इज द ग्राफ ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। तो ये पॉइंट हो जाएगा 3t बाई 4, और फिर 3t बाई 4 के बाद ये फाइनली ये जो पॉइंट जो है दिस इज कैपिटल टी। दिस इज फॉर एसी करंट, आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। और ये जो रेड वाला किसके लिए, EMF, E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। ओके, E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। तो ये तो हो गया ग्राफ। आगे समझ में कोई डाउट, एनी डाउट? नो सर। कोई डाउट हो तो बता दो।
नहीं समझ आ गया। लास्ट वाला मतलब ये ई नॉट वाला पहले वाले का था जो कैपेसिटिव वाला निकाले थे, और ये नहीं अभी वाला है। कैपेसिटिव नहीं, ये सारा इंडक्टिव सर्किट का ही है। पहला ग्राफ जो है रेड वाला जो है, रेड वाला जो है दिस इज रेड वाला जो है दिस इज द ग्राफ ऑफ ईएमएफ, और ब्लू वाला जो है, ब्लू वाला जो है दिस इज द ग्राफ ऑफ करंट। ठीक है। ओके, both हम्म। graph is draw in inductive circuit, both graph is plotting in inductive circuit। परफेक्ट। ओके, अब देखो, अब इसके बाद हम लोग का है इंडक्टिव रिएक्टेंस। इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या होता है? इंडक्टिव रिएक्टेंस, and you know that this is represent as XL। ठीक है, तो देखो, तो लिख लेना दिस इज द टाइप ऑफ रेसिस्टेंस, this is the type of resistance which oppose the flow of AC current, which oppose the flow of AC current in inductive circuit, in inductive circuit। Okay, this is the type of resistance which oppose the flow of AC current in inductive circuit। और बताओ एक्सेल का फॉर्मूला क्या था? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एक्सेल? एक्सेल इज इक्वल टू ओमेगा एल, ओमेगा एल ना? एक्सेल इक्वल्स टू ओमेगा, यस सर। ठीक है, व्हाट इज ओमेगा? ओमेगा को क्या बोलते हैं? ओमेगा को बोला जाता है, ओमेगा का फॉर्मूला 2 पाई, नहीं इसको बोला क्या क्या, क्या बोलते हैं? एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, यस सर। एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ओके, इज इट क्लियर? यस सर। ठीक, अब देखो, और इसका फार्मूला तो पता है ना, ओमेगा का फार्मूला क्या होगा? हाँ, 2 पाई एफ। 2 पाई एफ। व्हाट इज एफ? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी। ओके, angular frequency and frequency both are the different। okay, angular frequency और frequency दोनों अलग अलग होता है। ठीक है, यस सर। ठीक है, अब देखो, तो यहाँ ओमेगा की वैल्यू पुट कर दो। ओमेगा की वैल्यू पुट करेंगे तो एक्सएल है जो आ जाएगा, दिस इज 2 पाई एफ इंटू एल, 2 पाई एफ इंटू एल। तो ये इंडक्टिव रिएक्टेंस का फॉर्मूला आ गया। ठीक है, और बताओ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एफ? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एफ? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एफ? 1/t। वैल्यू, वैल्यू अभी मैंने क्या बताया था? 50 हर्ट्ज। 50 हर्ट्ज, करेक्ट। और ये जो एक्सेल जो है दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ, ये एफ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब बताओ व्हाट इज द नेचर ऑफ ग्राफ? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। हाँ, तो ये तो एंटी क्लॉकवाइज हो गया। नेचर ऑफ ग्राफ हम पूछ रहे हैं, ग्राफ। कर्व्ड। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, बिल्कुल श्योर होके बताना। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कर्व्ड। अभी मैंने पिछली बार क्या बताया था? कर्व जो होता है, कर्व इज फॉर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, बट दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। हाँ हाँ, तो ये प्लेन हो गया। स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन। कर्व्ड इज फॉर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो स्ट्रेट लाइन, तो ये स्ट्रेट लाइन होगा। प्रोपोर्शनल है तो स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट ठीक है, लाइन, ये देखो ये स्ट्रेट लाइन हो गया। ठीक है। ओके, ये वाई एक्सिस पे क्या लेंगे? वाई एक्सिस पे एक्सएल, और एक्स एक्सिस पे क्या लेंगे? एफ। और ये एफ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, देन इट इज स्ट्रेट लाइन। ओके, इज इट क्लियर?
यस सर। ठीक है, तो ये सब याद रखना, एग्जाम में तुमसे ग्राफ पूछ सकता है कि एक्सएल और एफ का ग्राफ बताइए इंडक्टिव सर्किट के लिए, कैपेसिटिव सर्किट तो के लिए। ग्राफ कैसे पूछेगा एमसीक्यूज में? अरे क्यों नहीं, तुमको 4 ग्राफ बना के दे देगा और पूछेगा कि इन ईच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन विच इज द करेक्ट ग्राफ बिटवीन एक्सएल एंड एफ। अच्छा। तो ऐसे भी पूछ सकते हैं। देखो उन लोग क्वेश्चन पूछने को जो है, जो उनको पूछना होगा वो किसी न किसी तरीके से तुमसे पूछ लेंगे, ठीक है। यस सर। तो कैसे भी पूछ सकते हैं, ठीक है। आगे समझ में, तो एक्सएल एफ के ठीक डायरेक्टली है। प्रोपोर्शनल है, देन नेचर ऑफ ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन। ठीक ठीक, है। अब देखो, अब तुमको निकालना है वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर। वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर, तो ये हो जाएगा VL। VL इज इक्वल टू हो जाएगा आई एक्सएल। VL इज इक्वल टू आई एक्सएल। ओके, यस सर। आगे समझ में, VL इज इक्वल टू आई एक्सएल। और एक्सएल का यूनिट क्या होगा, व्हाट इज द यूनिट ऑफ एक्सएल? ओमेगा। ओम। यूनिट अच्छा हाँ ऑफ सॉरी। एक्सएल इज ओम। ओके, एक्सएल क्या है? एक्सएल इज द टाइप ऑफ रेसिस्टेंस। तो रेसिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? ओम होती है ना। तो एक्सएल का भी क्या होगा? एक्सएल का भी ओम होगा। ओके, क्लियर? यस सर। ठीक है, तो देखो अभी मैंने टोटल तुम्हें कितना सर्किट बता दिया। देयर आर टोटल 3 सर्किट्स ना, रेसिस्टिव, कैपेसिटिव, इंडक्टिव। ओके, यस सर। ठीक है। अब देखो, तो देखो सिंगल वाला जितना था तीनों हो गया। अब हमको जो है एसी सर्किट जो है डबल लेना, पेयर में लेना। जैसे एक बार एल आर लेंगे और एक बार सी आर लेंगे, ठीक है। एल आर सर्किट, दूसरा सी आर सर्किट। तो देखो, एसी सर्किट कंटेनिंग AC circuit containing inductance L and resistance R only। ठीक है, अब देखो, अब हम पेयर में ले रहे हैं, ठीक है, पेयर में। तो इस बार सर्किट में क्या क्या लिया जा रहा है? L लिया जा रहा है और R लिया जा रहा है। यस सर। And this is known as LR circuit। This is known as LR circuit। Okay, this is known as LR circuit। मतलब ऐसा AC सर्किट है जिसमें L और R दोनों दिया है। ये देखो, this is L and this is R। Okay, and this is connected with the AC source। Okay, इस बार देखो, इस बार पेयर में लिया जा रहा है ना। यस This सर। is in pair, but in previous condition we are consider single circuit, but this is in pair।
ठीक है. What is the EMF of AC source? E is equal to E naught sin ओमेगा टी. ओके, ठीक है ना. हेलो, यस सर. ठीक है. और बताओ, ये जो इंडक्टर जो लिया जा रहा है, इंडक्टर में करंट लीड हो रहा था कि लेग्स बिहाइंड था? ये जो इंडक्टर L दिख रहा है, इंडक्टर L, यस सर. इसमें करंट क्या था? लीड कर रहा था कि लेग्स बिहाइंड था? लैग्स बिहाइंड. लेग्स बिहाइंड करंट. करेक्ट. तो जैसे सपोज मान लो ये I है, ठीक है. तो वोल्टेज को हम जो है, सॉरी गलत हो गया, करंट लेग्स बिहाइंड है तो करंट को नीचे दिखाएंगे, ठीक है. दिस इज करंट. और वोल्टेज को ऊपर दिखाएंगे. ये देखो, यस सर. ये वोल्टेज ऊपर है और करंट का डायरेक्शन नीचे है. क्यों करंट का डायरेक्शन हम नीचे दिखा रहे हैं? बिकॉज यू नो दैट करंट इज लेग्स बिहाइंड विथ रिस्पेक्ट टू यस सर. वोल्टेज. ओके. और बताओ, रेसिस्टेंस जो दिया हुआ है, रेसिस्टेंस में करंट और वोल्टेज दोनों क्या होता है? व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड वोल्टेज? क्लॉकवाइज. मैंने क्या बताया था? सबसे पहला था, दिस इज द फर्स्ट सर्किट. दिस इज द फर्स्ट सर्किट. अरे सबसे पहला वाला हम लोग पढ़े थे ना, रेसिस्टिव सर्किट. तो उसमें हम लोग क्या पढ़े थे? करंट और वोल्टेज का फेज तो क्या था? दोनों दोनों फेजर का, डिफरेंस हाँ, फेज डिफरेंस सेम था मतलब. सेम था. करेक्ट. तो सेम था तो दोनों को सेम डायरेक्शन में रिप्रेजेंट करेंगे. करंट एंड वोल्टेज आर इन द सेम डायरेक्शन. व्हाई? सेम बिकॉज डायरेक्शन. both have the same phase. Both have यस the सर. same phase in resistive circuit. Okay. अब यस देखो, सर. अब देखो इसमें एक नया टर्म्स यूज किया जा रहा है विच इज नोन एज इम्पीडेंस. देखो, इम्पीडेंस क्या होता है? इम्पीडेंस, इम्पीडेंस इज रिप्रेजेंट एज जेड. इसको जेड से रिप्रेजेंट किया जाता है. दिस इज द टाइप ऑफ रेसिस्टेंस. This is the type of resistance in LR circuit. This is the type of resistance in LR circuit. Okay. This is the type of resistance in LR circuit. Okay. It's clear. It's clear. यस सर. Impedance का मतलब क्या होता है? This is the type of टाइप ऑफ resistance रेजिस्टेंस in इन LR LR सर्किट. circuit. Correct. And what is the unit of impedance? जेड. जेड को क्या बोलेंगे इसका इसको? यूनिट क्या होगा? रेसिस्टेंस है ना. रेजिस्टेंस. हाँ, तो यूनिट क्या होगा? रेजिस्टेंस The unit of impedance is एम्पियर. ओम. ओम ना होगा? अरे अच्छा, भाई, इसका भी ओम रेसिस्टेंस है. होगा. रेसिस्टेंस है ना. तो रेसिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? ओम होती है ना. ओम. ओम. ओके. दिस इज इन ओम. इज इट क्लियर? यस सर. ठीक है. अब हम देखो, ये इम्पीडेंस निकालना है. ये इम्पीडेंस जो है, इम्पीडेंस को देखो कैसे निकालेंगे. तो सबसे पहले वी ड्रॉ द इम्पीडेंस डायग्राम. यस सर. इम्पीडेंस डायग्राम. तो देखो, इम्पीडेंस डायग्राम में क्या होता है? दिस इज द एक्सल and suppose this x axis is represent the r. ठीक है. ये जो y axis है, y axis xl को रिप्रेजेंट कर रहा है और x axis जो है ये r को रिप्रेजेंट कर रहा है. ध्यान रखना, ये इम्पीडेंस डायग्राम है. इम्पीडेंस डायग्राम में हमेशा रेसिस्टेंस को रिप्रेजेंट किया जाता है. तो y axis पे क्या लेंगे? xl. और x axis पे क्या लेंगे? r. This diagram is represent the resistance in different circuit. Okay.
तो एल और आर है ना, तो एल के लिए क्या हो यस जाएगा सर। एक्सएल, और ये एक्स एक्सिस पे क्या हो जाएगा आर। ओके, अब बताओ, अब दोनों का रिजल्टेंट ड्रॉ करना है। तो दोनों का रिजल्टेंट अगर हम ड्रॉ करेंगे देन दिस इज अलोंग द डायगोनल। इन दोनों का रिजल्टेंट जो होगा दिस इज अलोंग द डायगोनल। और बताओ इसको क्या बोला जाएगा, व्हाट इज दिस, इम्पीडेंस। इसको बोला जाता इम्पिडेंस। है इम्पीडेंस। करेक्ट, करेक्ट। तो देखो, तो ये देखो, ये जो परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर क्या है एक्सएल, बेस क्या है आर, और ये जो डायगोनल जो है, डायगोनल तुम्हारा क्या है जेड। एंड व्हाट इज जेड, जेड को क्या बोलते हैं इम्पीडेंस। ओके, इम्पीडेंस यस सर। आया समझ में। तो इम्पीडेंस डायग्राम में याद रखना, मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना, इम्पीडेंस डायग्राम में हमेशा रेसिस्टेंस को रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इंडक्टर के क्रॉस रेसिस्टेंस क्या लेंगे एक्सएल, और दूसरा रेसिस्टेंस क्या लेंगे आर, और इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा, इन दोनों का रिजल्टेंट होगा जेड। जेड। ओके, इम्पिडेंस। और बताओ ये फेज डिफरेंस क्या है, दिस इज फाई। फेज डिफरेंस क्या है फाइव। फाई। ओके, अब देखो जेड निकालना है। जेड निकालने के लिए हम लोग यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। देन फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम OA स्क्वायर इज इक्वल टू OB स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर ना। तो बताओ OA, OA किसके इक्वल है जेड के इक्वल है, तो ये जेड स्क्वायर हो गया। OB, OB हाँ। किसके इक्वल है आर के इक्वल है, तो ये हो गया आर स्क्वायर हो गया। और AB, AB किसके इक्वल है एक्सएल के इक्वल है, तो ये हो जाएगा एक्सएल स्क्वायर। हाँ। देन व्हाट इज जेड, जेड क्या हो जाएगा रूट, रूट आर ओवर स्क्वायर प्लस एक्सएल एक्सएल स्क्वायर स्क्वायर। प्लस आर स्क्वायर। आर स्क्वायर। तो देखो ये तुम्हें क्या मिल गया, व्हाट इज दिस, दिस इज इम्पीडेंस। ओके, ये इम्पीडेंस का यस फॉर्मूला सर। है, दिस इज फॉर LR सर्किट। तुमको एग्जाम में एल और आर दिया रहेगा और इम्पीडेंस निकालने के लिए आएगा, ठीक है, न्यूमेरिकल आता है। तो ये सब याद रखना, ये सब ना भूलना मत। व्हाट इज एक्सएल, एक्सएल हाँ किसके सर। इक्वल होता है, व्हाट इज एक्सएल, एक्सएल क्या होता है अभी मैंने एक्सेल। बताया था ना। ये इसका क्या नाम है इम्पिड। नहीं नहीं नहीं। इंडक्टिव, इंडक्टिव, इंडक्टिव इंडक्टिव रेजिस्टेंस रिएक्टेंस। रिएक्टेंस। हाँ, इसका फार्मूला क्या था, व्हाट इज फार्मूला, फॉर्मूला ओमेगा इंटू डब्ल्यू एल, ओमेगा एल। ओमेगा इंटू एल, या एक और फार्मूला था 2 पाई एफ एफ एल। इंटू एल। ओके, तो ध्यान रखना, पहले एक्सएल का वैल्यू निकालेंगे और फिर एक्सएल की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देंगे, और प्लस आर स्क्वायर, प्लस आर स्क्वायर ऐड कर देंगे, इम्पीडेंस आ जाएगा। ओके, आगे समझ यस में, सर। चलो ठीक। तो आज के लिए केवल इतना ही रहने देते हैं, बाकी नेक्स्ट टर्म पे हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो अगर मान लो ओके किसी सर। भी टॉपिक में कोई भी डाउट होता है तो इस वीडियो को एक बार दोबारा फिर से देख लेना, ठीक है। यस सर देखें यूट्यूब पे। हाँ, इसको जरूर देख लेना, क्योंकि देखो कभी अगर मान लो नहीं समझ में, क्योंकि देखो एसी करंट जो है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर है, इसमें फॉर्मूला बहुत है, इस चैप्टर में फॉर्मूला बहुत है, तो यस इसलिए सर। अगर कोई भी, कंफ्यूजिंग फॉर्मूला मतलब एक का दो, हाँ दो का चार ऐसे है। हाँ, तो अगर मान लो कोई भी डाउट होता है तो इस वीडियो लेक्चर को दोबारा देख लेना, ठीक है। ओके सर। ओके ठीक है, देखते हैं, अगर पॉसिबल होगा तो कल हम शाम को क्लास हम रखेंगे, ठीक है, शाम को ओके सर। 5 या 6 बजे के बाद जैसा होगा हम तुमको एक बार इन्फॉर्म कर देंगे, ठीक है। क्योंकि सर कल स्कूल है, हम कल मॉर्निंग हम्म, में अटेंड नहीं कर नहीं पाएंगे। तो ऐसे भी एक्चुअल में कल हम खाली हैं, एक्चुअल में हमारा कोचिंग जो है, हमारा कोचिंग मंडे को बंद रहता है, तो मंडे को बंद रहता है तो इसलिए मंडे को हम फ्री हैं, मंडे को हम किसी भी टाइम ओके पढ़ा सर। देंगे। प्रॉब्लम होता है अच्छा बाकी सर। के दिन, जैसे ट्यूसडे से लेकर संडे तक, ट्यूसडे को लेकर संडे तक क्या है कि जैसे हम कोचिंग में रहते हैं, कोचिंग में हम फ्री रहते हैं, जैसे 9 से 4 के बीच में हम कोचिंग में फ्री रहते हैं, तो उस टाइम पे क्या है कि किसी भी टाइम अगर तुम्हें पढ़ना होगा